एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन की शुरुआत कर रहा हूं। ये मॉडल पेपर है बोर्ड परीक्षा का, प्री बोर्ड परीक्षा का आपको दे चुका हूं। ये बोर्ड परीक्षा का प्री बोर्ड परीक्षा हो भी गई है। ये बोर्ड परीक्षा के लिए है। सामाजिक विज्ञान विषय है, कक्षा 10 है, समय 3 घंटे 15 मिनट है। पूर्णांक 70 है भाई, पूर्णांक 70, पूर्णांक 70 है। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। निर्देश मैं पहले मॉडल पेपर में आपको दे चुका हूं। अब निर्देश में समय नहीं गंवाना है, सीधे इस उत्तर पे आना है। तो सीधा उत्तर आप देखिए भाई। पहले क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 1, इंग्लैंड की गौरवमयी क्रांति कब हुई? इंग्लैंड की गौरवमयी क्रांति कब हुई? तो ये 1688 में हुई, या 1788 में हुई, या 1690 में हुई, या 1790 में हुई। चलिए भाई उत्तर बताने का प्रयास करें। इंग्लैंड की गौरवमयी क्रांति कब हुई? उत्तर बताने का प्रयास करें। 1688, 1788, 1690, 1790। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर बताने का प्रयास करें। तो चलिए भाई हम इसका उत्तर आपको बताते हैं। 1688 की गौरवमयी क्रांति 1688 में हुई है। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन ए सही होगा। गौरवमयी क्रांति को क्या कहते हैं? रक्तहीन क्रांति। गौरवमयी क्रांति को और क्या कहते हैं? रक्तहीन क्रांति। रक्तहीन क्रांति, रक्तहीन क्रांति। रक्तहीन क्रांति या गौरवमयी क्रांति दोनों एक ही चीज है। गौरवमयी क्रांति आएगा तब भी 1688 और रक्तहीन क्रांति आएगा तब भी 1688। तो प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 2, नेपोलियन ने इटली पर कब आक्रमण किया? आक्रमण कब किया? नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण कब किया? 1697 में, या 1797 में, या 1897 में, या 1997 में? प्रश्न नंबर 2 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण कब किया? प्रश्न नंबर 2 1697 में, 1797 में, 1897 में एवं 1997 में। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर बताने का प्रयास करें। तो नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण कब किया? 1797 में भाई। ये 1697 में था ही नहीं, 1897 में था ही नहीं, 1997 में था नहीं। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण 1797 में किया। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3, यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड, ये यहाँ पे आयरलैंड है भाई, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड, आयरलैंड
का मिलाप कब हुआ? यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड का मिलाप कब हुआ? प्रश्न नंबर 3 का उत्तर देने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 3, यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड का मिलाप कब हुआ? तो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर बताने का प्रयास करें। 1601 में या 1701 में या 1801 में या 1901 में? प्रश्न नंबर 3 का उत्तर बताने का प्रयास करें भाई। तो यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड का मिलाप 1801 में हुआ था भाई, 1801 में। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 4, नेपोलियन द्वारा नागरिक संहिता कब बनाया गया? नेपोलियन द्वारा नागरिक संहिता कब बनाया गया? ये 1504 में बनाया गया या 1604 में या 1704 में या 1804 में? नेपोलियन द्वारा नागरिक संहिता कब बनाया गया? चलिए भाई, और सेशन को अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें। दोस्तों के बीच सेशन को शेयर कर दें। ये बोर्ड के लिए मॉडल पेपर जा रहा है आपके पास। जिनका भी लिंक हो उन सब के पास शेयर कर दें। और जो चैनल पे पहली बार आए हों, देख रहे हों, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो नेपोलियन द्वारा नागरिक संहिता कब बनाया गया? तो ये बनाया गया था 1804 में। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 5, नेपोलियन का पतन कब हुआ? नेपोलियन का पतन कब हुआ? 1805 में या 1810 में या 1815 में या 1820 में? प्रश्न नंबर 5 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। नेपोलियन का पतन कब हुआ? 1805, 1810, 1815 या 1820 में? भाई उत्तर बताने का प्रयास करें। नेपोलियन का पतन कब हुआ? तो ये हुआ 1815 में। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। नेपोलियन का पतन 1815 में हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 6, वियना की संधि कब हुई? वियना की संधि कब हुई है? 1815 में या 1816 में या 1817 में या 1818 में? प्रश्न नंबर 6, वियना की संधि कब हुई है? तो वियना की संधि नेपोलियन के पतन के बाद होती है भाई। नेपोलियन के पतन के बाद वियना की संधि हुई है। नेपोलियन का पतन कब हुआ है? 1815 में हुआ है। नेपोलियन के पतन के बाद वियना की संधि हुई, तो 1815 में वियना की संधि हो रही है। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। वियना की संधि 1815 में हुई। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 7, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ कब हुआ? यूनानी स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ कब हुआ? 1621 में हुआ या 1721 में या 1821 में या 1921 में? प्रश्न नंबर 7 का उत्तर देने का प्रयास करें। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ कब हुआ?
1621, 1721, 1821 या 1921। तो यूनानी स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ 1821 में होता है भाई। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ 1821 में हुआ। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 8, मेजनी ने यंग इटली नामक संगठन का गठन कब किया? मेजनी ने यंग इटली नामक संगठन का गठन कब किया? 1829 में किया या 1831 में या 1833 में या 1836 में? प्रश्न नंबर 8 का उत्तर बताने का प्रयास करें। मेजनी ने यंग इटली नामक संगठन का गठन कब किया? तो ये किए थे 1831 में। मेजनी ने यंग इटली नामक संगठन का गठन किया 1831 में। तो प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9, इमैनुएल द्वितीय इटली का शासक कब बना? इमैनुएल द्वितीय इटली का शासक कब बना भाई? ये आपको बताना है। तो 1861 में बना या 1862 में या 1863 में या 1864 में? इमैनुएल द्वितीय इटली का शासक कब बना? प्रश्न नंबर 9 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो इमैनुएल द्वितीय इटली का शासक कब बना? 1861 में। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा, 1861। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 10, ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच युद्ध कब हुआ भाई? ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच युद्ध कब हुआ? ये 1866 में हुआ या 1870 में हुआ या 1766 या 1780 में? प्रश्न नंबर 10 का उत्तर देने का प्रयास करें। ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच युद्ध कब हुआ? चलिए भाई बताने का प्रयास करें। ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच युद्ध कब हो रहा है? प्रश्न नंबर 10 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो ये युद्ध हो रहा है 1866 में। ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच युद्ध हुआ 1866 में। तो प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच युद्ध हुआ कब? 1866 में। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 11, निम्न में से किस संधि के फलस्वरूप यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? निम्न में से किस संधि के परिणाम स्वरूप यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता मिली? तो चलिए भाई ऑप्शन देखते हैं, प्रश्न को फिर देख लें। निम्न में से किस संधि के फलस्वरूप यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता मिली? तो ऑप्शन देखते हैं भाई। ये पेरिस की संधि से यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली, या वर्साय की संधि से, या वियना की संधि से, या कुस्तुनतुनिया की संधि से यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता किस संधि के फलस्वरूप मिली? तो उस संधि का नाम आपको बताना है।
तो उस संधि का नाम है कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया की संधि कुस्तुनतुनिया की संधि से यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन डी आपका, प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 12, जर्मन संस्कृत में वोक्सजिस्ट का आशय क्या है? वोक्सजिस्ट जर्मन संस्कृति में वोक्सजिस्ट का आशय क्या है भाई? ये राष्ट्र है या संविधान है या आम जनता से संबंधित या संसद से संबंधित है? जर्मन संस्कृत में वोक्सजिस्ट का आशय क्या है? तो वोक्सजिस्ट का अर्थ है, जर्मन संस्कृति में वोक्सजिस्ट का अर्थ है राष्ट्र। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई? संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो इटली में हुई या इंग्लैंड में या फ्रांस में या जर्मनी में? प्रश्न नंबर 13 का उत्तर देने का प्रयास करें। संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना, संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई? इटली, इंग्लैंड, फ्रांस या जर्मनी? तो विश्व में संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। अगला प्रश्न नंबर 14, ऑटोवान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? ऑटोवान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था भाई? ऑटोवान बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? तो उत्तर बताने का प्रयास करें। ऑटोवान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? तो इटली से था या जर्मनी से या फ्रांस से या ब्रिटेन से? ऑटोवान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? तो उत्तर बताने का प्रयास करें भाई। तो ऑटोवान बिस्मार्क यानी कि इनको क्या कहा जाता है? लौह पुरुष। ऑटोवान बिस्मार्क को क्या कहा जाता है? लौह पुरुष। कहाँ के लौह पुरुष थे ये? जर्मनी के लौह पुरुष थे। अब तो आप समझ गए होंगे ऑटोवान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? तो जर्मनी से था भाई। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 15, किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया? किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया? प्रश्न नंबर 15 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो जर्मनी 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट किसे घोषित किया गया? विलियम प्रथम को या विलियम द्वितीय को या फ्रेडरिक विल्हेम प्रथम को या फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को?
तो चलिए भाई उत्तर बताने का प्रयास करें और सेशन के लास्ट में कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट विलियम प्रथम को घोषित किया गया। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न में आ जाएं। इटली के एकीकरण की प्रक्रिया कब पूरी हुई? इटली के एकीकरण की प्रक्रिया कब पूरी हुई? तो यह 1870 में पूरी हुई, या 1880 में, या 1890 में, या 1860 में? इटली के एकीकरण की प्रक्रिया कब पूरी हुई? प्रश्न नंबर 16 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो इटली के एकीकरण की प्रक्रिया 1870 में पूरी हुई भाई। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 17, प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ है? उत्तर बताने का प्रयास करें भाई। ये 1912 में हुआ, या 1913 में, या 1914 में, या 1915 में? प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? उत्तर देने का प्रयास करें। तो प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होता है 1914 में, यानी कि प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 17, प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ 1914 में होता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 18, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया कब पूरी हुई? जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया कब पूरी हुई? प्रश्न नंबर 18, ये 1671 में पूरी हुई, या 1771 में, या 1871 में, या 1971 में? जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया कब पूरी हुई? प्रश्न नंबर 18 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया 1871 में पूरी होती है भाई। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 19, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? ये गैरिबाल्डी के नेतृत्व में, या ऑटोवान बिस्मार्क के नेतृत्व में, या नेपोलियन के नेतृत्व में, या विलियम प्रथम के नेतृत्व में? प्रश्न नंबर 19, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? तो नेपोलियन फ्रांस का शासक था भाई। नेपोलियन फ्रांस का शासक था। ऑटोवान बिस्मार्क जर्मनी का था। ऑटोवान बिस्मार्क जर्मनी का शासक था। विलियम प्रथम जर्मनी का प्रथम सम्राट बनता है। विलियम प्रथम जर्मनी का प्रथम सम्राट बनता है। अब आपसे पूछा जा रहा है इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? तो ये थे गैरिबाल्डी। प्रश्न नंबर 19 में इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? तो गैरिबाल्डी के। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। नेपोलियन फ्रांस का था। ऑटोवान बिस्मार्क जर्मनी का था। विलियम प्रथम जर्मनी का प्रथम शासक बनता है कब? 1871 में। तो चलिए भाई अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 20, 1848 की फ्रांसीसी राजक्रांति के फलस्वरूप किस प्रकार की शासन व्यवस्था लागू हुई? प्रश्न नंबर 20, 1848 की फ्रांसीसी राजक्रांति के फलस्वरूप किस प्रकार की शासन व्यवस्था लागू हुई? चलिए भाई ऑप्शन देखते हैं। निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई, या सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई, या सैन्य शासन की स्थापना हुई,
या गणतंत्र की स्थापना हुई? प्रश्न नंबर 20, 1848 की फ्रांसीसी राजक्रांति के फलस्वरूप किस प्रकार की शासन व्यवस्था लागू हुई? तो प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा, गणतंत्र की स्थापना हुई। 1848 की फ्रांसीसी राजक्रांति के फलस्वरूप गणतंत्र की स्थापना हुई। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। इसी प्रश्न के साथ इस सेशन का समापन करते हैं। धन्यवाद।